15 अगस्त 1947 को सुबह 8 बजे दिल्ली में लॉर्ड माउंटबेटन ने इंडिया के गवर्नर जनरल का हल्फ उठाया और कराची में कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह ने हल्फ उठाया। एक ही दिन हम आजाद हुए। आज वो दुनिया की सुपर ताकत बनने के ख्वाब देख रहा है और हम दिवालियापन से बचने के लिए भीख मांग रहे हैं कि डिफॉल्ट न हो जाए हम लोग। ये किसके हाथों, कौन जिम्मेदार है उसका? घूमते फिरते फिर आएगी बात सियासतदान जिम्मेदार, हुकूमत। जी, तो ये थे मौलाना फजलुर रहमान जो कह रहे थे कि पाकिस्तान और भारत एक ही दिन आजाद हुआ 15 अगस्त। लेकिन मौलाना साहब, एक तो 15 अगस्त की मुझे समझ नहीं आती, 14 अगस्त है, हम तो 14 अगस्त को मनाते हैं। लेकिन ये कि हम आजाद नहीं हुए थे, हमें तो क्रिएट किया गया था ना, मुल्क तो बना था, आजाद तो हिंदुस्तान हुआ था अंग्रेजों से भी और हमसे भी, तो इसीलिए वो तरक्की कर गए। वैसे हमने जिसका साथ छोड़ा है या जिसने हमारा साथ छोड़ा है, चाहे वो हिंदुस्तान हो चाहे वो बांग्लादेश हो, वो हमने देखा कि वो प्रोग्रेस कर गया। इकोनॉमी भी उनकी ठीक हो गई, एजुकेशन सिस्टम भी उनका ठीक हो गया, फौज भी उन्होंने साइड पे रखी कि जहां फौज का काम है वहीं तक रहे। तो इसका मतलब तो यही है कि जो जो हमारे पास से चला गया या हम जिसके पास से खुद आ गए, उन सब के लिए बेहतर हो गया और हमारे लिए तो जाहिर है कि जो हो रहा है सो हो रहा है। लेकिन मौलाना साहब का ये भी कहना है, जैसे आपने इस पे भी सुना, मौलाना साहब ने कहा कि जी बरसों से यही होता आ रहा है और इसका जिम्मेदार कौन है। लेकिन फिर मौलाना साहब घूम फिर के मौलाना साहब को याद आएगा, वो मैं तो पाकिस्तान में ही रहता हूँ, वो यहीं का पासपोर्ट है। तो मौलाना साहब ने कहा सारी चीजों के जिम्मेदार ना ये पॉलिटिशियंस हैं। लेकिन मेरे ख्याल है आगे मौलाना साहब ने कुछ ना कुछ नाम जो है वो लिया है एजेंसीज और फौज का भी। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान में ये चेंज आया है और पाकिस्तान में ये चेंज ना सिर्फ असेंबली के अंदर हमने देखा है, बल्कि इससे पहले आपको याद होगा ख्वाजा आसिफ साहब ने भी जो है वो असेंबली में खड़े होकर बड़ा जोर जोर से बताया था कि जी 5 जंगें लड़ी हमने, कोई जंग जीती नहीं, तो हम ये हो गए तो हम वो हो गए। तो उसके बाद पता नहीं ख्वाजा आसिफ साहब के साथ क्या हुआ, लेकिन बहरहाल वो खैर खैरियत से हैं और अभी भी मिनिस्टर है। मगर अब हमने देखा कि मीडिया में भी लोग बात करने लगे हैं। वैसे तो बहुत से लोग देख देख कर हैरान होते हैं, ऐसे कैसे जी इस्लामाबाद में बैठ के बात कर ली, ऐसे कैसे कर लिया जी, ऐसे कैसे बोल दिया। तो जी बात सारी ये है कि ये वो बातें हैं जो बच्चे को पता है, हम कोई अंदर से सीक्रेट थोड़ी निकाल कर ला रहे हैं कि जिससे कि वो कहे कि जी ये बात तो किसी को पता ही नहीं थी। जैसे हामिद मीर साहब ने कहा था ना, वो आपको याद है वो जो थे क्या फैज हमीद साहब का, और कहा था कि पिछवाड़े में, हाँ बिल्कुल। तो वो खबर तो हामिद मीर साहब क्योंकि निकाल के लाए थे, तो उन्होंने जाहिर है फिर उन्होंने हामिद मीर साहब से खैरियत पूछी। लेकिन हम जो बता रहे हैं वो बात तो, अब ये बात बच्चे को पता है, सभी को मालूम है। तो इस वजह से जो मीडिया बात कर रहा होता है, जो सोशल मीडिया बात कर रहा होता है, जो यूट्यूबर्स बात कर रहे होते हैं, वो उसी खबर को ला रहे होते हैं जो ऑलरेडी बाहर आ चुकी होती है। हम जाकर किसी टेबल के नीचे घुस के, किसी सोफे के पीछे छुप के खबर नहीं ला रहे होते। तो इसलिए जिन लोगों को ये पेट में दर्द हो रहा होता है कि जी ये लोग कैसे बात कर रहे हैं और वहीं बैठ के कैसे बता रहे हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे भी है ना जो कहते हैं कि जी हमारी जान को खतरा था तो इसलिए हम भाग के ना किसी और कंट्री में चले गए, इंग्लैंड चले गए फॉर एग्जाम्पल, और उसके बाद वहां भी जान को खतरा है और यही बातें करते रहते हैं। तो उन लोगों को खैर आई विश कि उनकी जान को खतरा ना हो और वो इसी तरह से हम एंटरटेन करते रहे जैसे अभी कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको ये बता दूं कि अब पाकिस्तान में चेंज जरूर आएगा, लगता है ऐसा है, क्योंकि अब हर एक बात करने लगा है। मौलाना साहब ने भी, जैसा मैंने कहा आपसे, कि एक तरफ इशारा किया है कि जी एजेंसीज और आर्मी के ऊपर, और उन्होंने कहा है कि जी जिस तरह से इलेक्शंस होते हैं, जिस तरह से रिजल्ट्स आते हैं, जो मुल्क का हाल हुआ है, भारत की तारीफ की मौलाना फजलुर रहमान ने। उनका कहना ये था कि देखिए आज वो सुपर पावर बनने जा रहे हैं और जाहिर है उनकी इकोनॉमी, उनकी फॉरेन पॉलिसी, हर एक की तारीफ की मौलाना साहब ने। और हमारा हाल क्या है? हमारा हाल इसलिए भी है ऐसा कि हमने अपने ऊपर काम ही नहीं किया। हम यही करते रहे कि किसी तरीके से दूसरे का नुकसान कर दें, किसी तरीके से दूसरे के काम में खराबी ले आए, उसके ऊपर कुछ ना कुछ परेशानी रखें, और इसी वजह से जो है वो हम आगे नहीं बढ़ पाए, जो कि हमें बहुत पहले आगे बढ़ जाना चाहिए था। हमें कई चीज़ों में प्रोग्रेस कर जाना चाहिए था। पाकिस्तान में भी लोग ऐसे हैं जो टैलेंटेड हैं, लेकिन हमने उस तरफ ध्यान नहीं दिया। हम इसी में लगे रहे कि कभी यहाँ से घुस बैठिए भेज दें, कभी उधर से नॉन स्टेट एक्टर निकल जाए, तो कभी हमें कश्मीर चाहिए, तो कभी हमने दिल्ली में जो
है वो लाल किले पे हमने फ्लैग लगाना है, कभी हमने ग़ज़वा हिंद करना है, तो कभी हमें फ़लस्तीन जाना है। तो हम इसी चीज़ों में लगे रहे, जबकि बाकी दुनिया, चाहे वो गल्फ कंट्रीज हों, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज हों, चाहे वो भारत हो, बांग्लादेश हो, कोई भी कंट्री देख लें, वो अपने आप में काम करते रहे, अपने लोगों के लिए काम करते रहे और इसी वजह से वो आगे बढ़ गए। मैं ये नहीं कहूंगी कि हर चीज हर जगह परफेक्ट है, बहुत सी चीजें ऐसी हैं अभी भी भारत में भी और कई जगह जिसपे काम करने की जरूरत है, लेकिन बहुत सी जगह उन्होंने काम भी किया है। हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि हमें बताने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है कि हम कुछ बता सकें कि हमारे यहाँ किस फील्ड में काम किया गया है, हमारे यहाँ क्या हुआ। हम जो स्पोर्ट्स में थोड़ा बहुत अच्छे थे, स्क्वॉश एक गेम हुआ करता था हमारा, वो भी गायब है। हॉकी हमारा नेशनल गेम था, हॉकी की टीम अब हमारी कहाँ है, कहीं दिखाई नहीं दे रही। क्रिकेट का हाल भी खराब है और कुछ ही साल में लगता है कि क्रिकेट से भी हम टाटा बाय बाय करने वाले हैं। लेकिन बाकी चीजें आप हमारी फिल्म इंडस्ट्री को देख लीजिए। हमारी फिल्म इंडस्ट्री पहले जो थी, वो पुरानी मूवीज जो आया करती थी, सुना है कि वो फिर भी बेहतर होती थी, म्यूजिक भी बेहतर होता था। उसके बाद फिल्म इंडस्ट्री भी हमारी बैठ गई, बल्कि लेट गई। और उसके बाद हमने ये शुरू किया कि जी हमने जी कॉपी करना शुरू कर दिया हर जगह से। हम मूवीज देखकर और उसके बाद मूवीज बनाने लगे। जाहिर उस जमाने में इंडियन मूवीज और हॉलीवुड की मूवीज जो है वो भी आनी शुरू हो गई थी, सीडीज आने लगी थी, डीवीडीज आने लगी थी। हमने कुछ भी मेहनत करनी छोड़ दी। और अब तो खैर एक जमाना वो भी हमने सुना है जिसमें हमारे जो टीवी प्लेज हुआ करते थे वो ऐसे होते थे कि जिससे भारत में भी बहुत देखा जाता था। और कहते थे लोग कि जी भारत में जी जो रोड थी वो सुनसान हो गई, मार्केट में लोग नहीं थे, क्योंकि पाकिस्तान के कोई टीवी प्लेज आ रहे थे। और अब पाकिस्तान टीवी प्लेस का हाल ये है कि अब हम यहाँ पाकिस्तान वाले जो है वो देखना पसंद नहीं करते। इतना बुरा स्टैंडर्ड कर लिया है कि ना कोई स्टोरी होती है ना कुछ होती है। तो मैंने तो यही सुना है कि बहुत बुरा हाल है। एनीवे, अगर हम पुराने टीवी ड्रामास वगैरह से कंपेयर करें तो आज के टीवी ड्रामास जो है वो वाकई में उनका हाल बहुत ही खराब है। पाकिस्तान में ना सिर्फ ये कि हमने आर्ट और उसका बेड़ा गर्क किया, स्पोर्ट्स में हमने बिल्कुल ही बैंड बजा दी, लेकिन साथ साथ हमने अपनी इकोनॉमी तो खैर तबाह की, एजुकेशन सिस्टम भी मैंने जैसे बताया था किया। लेकिन अब हमारे पॉलिटिशियंस उठने लगे हैं, बोलने लगे हैं, तो शायद कुछ बेहतर हो जाए। और खास तौर पे अगर मौलाना फजलुर रहमान जैसे लोग उठकर बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया है। और उसमें एक बहुत बड़ा हाथ हमारे उन लोगों का है जो सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, क्योंकि टीवी चैनल्स पे अगर आप करते हैं तो उनको तो खैर डिक्टेशन आता है, आप चाहें आप ना चाहें आपको वही बात करनी पड़ती है। लेकिन सोशल मीडिया पे कम से कम आप अपने दिल की बात करते हैं, आप वो कहते हैं जो आपको अच्छा लगता है। तो मैं उन लोगों को जरूर अप्रिशिएट करूंगी, उनको जरूर दाद दूंगी जिन्होंने पाकिस्तान में रहकर पाकिस्तान के मीडिया के सोशल मीडिया और यूट्यूब वगैरह से बात करी और उसके बाद लोगों तक जो है ये अवेयरनेस पहुंचाई कि पाकिस्तान में क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, कौन गलत कर रहा है और किसने पाकिस्तान का ये हाल किया है। तभी हम देखते हैं कि पाकिस्तान में जो अथॉरिटीज हैं वो सोशल मीडिया को लेकर भी काफी परेशान है। उनको लगता है कि अगर सोशल मीडिया को स्लो डाउन कर देंगे तो शायद पब्लिक के दिमाग बंद हो जाएगा। लेकिन अब वो टाइम गुजर गया और पाकिस्तान को आप चाइना नहीं बना सकते। लेकिन ये जरूर है कि मैं दोबारा कहूंगी कि जो मीडिया के लोग हमारे जो सोशल मीडिया के पे काम कर रहे हैं, बहुत से खैर मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग भी सोशल मीडिया पर आ गए हैं, यूट्यूब पर आ गए हैं, और वो जिस तरह से बात करते हैं, जिस तरह से फैक्ट्स को रखते हैं, वो यकीनन तारीफ के काबिल हैं। और यकीनन उनको सुनकर, उनको देखकर शायद हमारी अथॉरिटीज को भी कुछ ख्याल आए और वो अपने आप को ठीक करने की कोशिश करें। लेकिन फिलहाल तो खैर ऐसा कुछ लगता इसलिए नहीं है कि अभी भी हम यही देख रहे हैं कि जितने भी सिविलियन इदारे हैं वहां पे रिटायर्ड फौजियों को लगाया जा रहा है। अभी तक सिविलियंस को सिविलियन जॉब पे रखने का रिवाज शायद हमारे यहाँ शुरू नहीं हुआ है। अभी तक हमारे यहाँ वही परंपरा चली आ रही है कि जी कोई ना कोई रिटायर्ड फौजी जो है, रिटायर्ड जनरल जो है, वो आकर कब्जा कर लेता है और किसी सिविलियन इदारे में बड़ी जगह पर लाखों की सैलरी उठाने के लिए बैठ जाते हैं और उनको कोई रोकने वाला है ना कोई टोकने वाला है। इसलिए कि मेरे ख्याल से ये जिस वक्त 1947 में जब पाकिस्तान बनने जा रहा था तो वो गलती से डीएचए की जमीन जो थी वो पाकिस्तान को दे दी गई कि जी यहाँ पर आप पाकिस्तान बना लें। तो इसलिए आपको हर जगह डीएचए नजर आता है, सिविलियन लोग आपको कम ही दिखाई देते हैं, या बेचारे होते तो हैं, खैर बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन ये कि उनके पास पावर कोई नहीं है। पाकिस्तानी संसद में विपक्ष के एक सांसद ने भारत की तारीफ करते हुए अपने ही देश की बुरी गत का जिक्र कर दिया। नेशनल असेंबली में विपक्ष के नेता और जेयूआई के प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान ने बयान दिया कि एक तरफ भारत है जो लगातार महाशक्ति बनने की तरफ बढ़ रहा है,
तो वहीं दूसरी तरफ हम हैं जो दिवालिया होने से बचने के लिए दूसरे देशों से भीख मांग रहे हैं। रहमान ने शहबाज शरीफ पर निशाना भी साधा, आरोप लगाया कि पाकिस्तान में सरकारें महलों में बनती हैं, पर्दे के पीछे के कुछ लोग फैसले ले रहे हैं और हम सिर्फ उनके हाथों की कठपुतली बने हुए हैं। दरअसल 2024 के संसदीय चुनाव के बाद पाकिस्तान में नई सरकार का गठन तो हो गया, लेकिन हालत अभी भी सुधर नहीं रही। जोड़ तोड़ कर सरकार बनाने वाले शहबाज शरीफ एक बार फिर पीएम की कुर्सी पर विराजमान हो चुके हैं। तमाम वादों के बावजूद पाकिस्तान की आर्थिक दुर्दशा में रत्ती भर भी फर्क नहीं आया। शहबाज शरीफ लगातार दूसरे देशों में जाकर आर्थिक मदद मांग रहे हैं, जिसके दम पर सरकार चल रही है। हालत ये हो गई है कि अब संसदों ने भी शहबाज शरीफ सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सांसद अब खुलेआम पीएम शहबाज शरीफ को खरी खोटी सुना रहे हैं। नेशनल असेंबली पर अपने भाषण में मौलाना रहमान का शहबाज पर जमकर गुस्सा फूटा। उन्होंने कहा कि एक तरफ भारत महाशक्ति बनने का सपना देख रहा है और हम दिवालिया होने से बचने के लिए भीख मांग रहे हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? न्यूज में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार मौलाना रहमान ने देश की दुर्दशा के लिए पर्दे के पीछे से फैसले लेने वाली अदृश्य ताकतों को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने देश की निर्वाचित सरकार को महज उनकी कठपुतली बताया। साथ ही साथ दावा किया कि हमारी दीवारों के पीछे कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो हमें नियंत्रित कर रही हैं और वे सारे ही निर्णय ले रही हैं, जबकि हम सिर्फ उनके हाथों की कठपुतलियां बन के रह गए हैं। रहमान ने संसद की वैधता पर सवाल उठाते हुए संविधान के सिद्धांतों को त्यागने और लोकतंत्र को बेचने का आरोप भी लगाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारें महलों में बनती हैं और नौकरशाह तय करते हैं कि प्रधानमंत्री कौन होगा। मौलाना फजल ने सवाल किया, कब तक हम समझौता करते रहेंगे? कब तक हम विधायक चुने जाने के लिए बाहरी ताकतों से मदद मांगते रहेंगे? रहमान ने 2018 और 2024 दोनों समय लोकसभा चुनाव में हुई धांधली की भी निंदा की और कथित तौर पर नकली प्रतिनिधियों के सत्ता में आने की निंदा की। रहमान ने दावा किया कि देशवासी असुरक्षा से ग्रस्त हैं और इसके प्रति हमारी सरकार को होश में आने की जरूरत है। उन्होंने सवाल किया कि सभा में बैठते समय हमारी आत्मरमता कैसे साफ हो सकती है, क्योंकि हारने वाले और जीतने वाले दोनों संतुष्ट नहीं हैं।